वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। तो दिनांक 6 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आरएस 2023 की तैयारी करने वाले और इसके अलावा ईओआरओ की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है वो टू द टॉपिक होता है, प्रीशियस है और पूरा रिसर्च करके बनाया जाता है। तो पहला प्रश्न आज का हमारा, फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी की सहायता से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना की शुरुआत की जाएगी राज्य में, और ये कुल 13 जिलों को कवर करेगी। तो राज्य के जो पूर्वी क्षेत्र में स्थित जिले हैं उनमें जैव विविधता के संरक्षण के लिए ये योजना शुरू की जा रही है, जिसमें बड़े स्तर पर वृक्षारोपण और वन क्षेत्र के संरक्षण के कार्य किए जाएंगे। 8 वर्षों में 1693 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 70% अंश फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा और 30% राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आप डाल सकते हो, जो कि आपको आगामी प्रीलिम्स एग्जाम में या फिर मेंस में पूछा जा सकता है। इसमें जो सम्मिलित जिले हैं वो उन पर मैं आपको मैप में भी बता दूंगा कहाँ कहाँ हैं। 55,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का काम होगा और इसके अलावा 610 किलोमीटर की सीमाओं को पक्का किया जाएगा, दीवार से सुरक्षित किया जाएगा, और इस क्षेत्र में उपस्थित जितने भी अभ्यारण्य हैं उनको भी इसके अंतर्गत संरक्षण दिया जाएगा। तो ये कुछ जिले हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस क्षेत्र में ये योजना लागू होने वाली है। तो ये आप देख सकते हैं, हमारी जो अरावली पर्वतमाला है इसके पूर्वी क्षेत्र में स्थित ज़्यादातर जिले जो हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। इसमें आपके हाड़ौती के चारों जिले आ जाते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसके बाद भीलवाड़ा, और फिर ढूंढाड़ क्षेत्र का जयपुर, दौसा और टोंक जिला, और फिर पूर्वी क्षेत्र में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये 13 जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। 8 वर्षों तक इस योजना में कार्य किया जाएगा और 2030 तक जो है इसके पूरे क्षेत्र में लगभग 55,000 हेक्टेयर क्षेत्र को वृक्षारोपण के दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा 55 लाख अतिरिक्त वृक्ष जो है वो वितरित किए जाएंगे, जिससे कि इस क्षेत्र को डेवलप किया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो विश्वविद्यालय हैं उनको आधुनिक करने के लिए और उनको इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान हायर टेक्निकल क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्कीम के तहत राज्य के 7 विश्वविद्यालयों को अनुदान राशि का अनुमोदन किया गया है। तो आइए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे हमारे विश्वविद्यालय हैं। तो यहाँ पर 2-2 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय जो कि नया खुला है जयपुर में, और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को, ठीक है। इसके अलावा MBM विश्वविद्यालय जो जोधपुर में है और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय जो बीकानेर में है, इन दोनों विश्वविद्यालय को भी यहाँ पर 2-2 करोड़ की मदद की गई है। वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर और गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा को 1.31 करोड़ रुपए, जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर को 35 लाख रुपए की मदद इसमें दी गई है। तो नाम क्या है? राजस्थान हायर टेक्निकल क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्कीम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में राजस्थान आवासन मंडल ने अपनी 100वीं रेरा रजिस्टर्ड परियोजना किस जिले में रजिस्टर्ड की है? तो दोस्तों, राजस्थान आवासन मंडल काफ़ी अवार्ड्स जीत चुका है अपने बेहतर इनोवेशंस के लिए, और अब जोधपुर में इसका 100वां रेरा रजिस्टर्ड जो है प्रोजेक्ट सामने आया है, और इसके साथ ये देश का सबसे बड़ा ऐसा मंडल बन गया है जिसने सबसे अधिक मात्रा में रेरा अर्थात रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत परियोजनाओं को लागू किया है। ये एक्ट क्या है उसको भी हम समझेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ये योजना कहाँ लागू की गई है। तो 100वीं परियोजना जो है ये जोधपुर की चौपासनी में स्थित उद्यान अपार्टमेंट के रूप में रजिस्टर्ड करवाई गई है। तो 100 टोटल योजनाएं ऐसी है जो राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी के अंतर्गत पंजीकृत हो चुकी है। रेरा का पूरा नाम है रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम। यह वर्ष 2016 में भारत की संसद का एक अधिनियम है, और ये क्यों बनाया गया था? जो बहुत सी सोसाइटीज़ के माध्यम से जो पट्टे जारी किए जाते थे और उनमें जो धोखाधड़ी की जाती थी, बिल्डर्स टाइम से इस तरह से प्रोजेक्ट पूरे करके नहीं देते थे, उन सभी चीज़ों को रोकने के लिए, खरीदारों के हितों की रक्षा और अचल संपत्ति उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। बिल को 15 मार्च 2016 को पारित कर दिया गया था, और तभी से इसके अंतर्गत राज्य स्तर पर एक प्राधिकरण अथॉरिटी बनाने की बात कही गई थी कि प्रत्येक राज्य स्तर की अथॉरिटी बनाएगा और सभी प्रकार के भूमि से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट होंगे, जो आवास से जुड़े प्रोजेक्ट होंगे, वो इससे रजिस्टर्ड किए जाएंगे। तो जितने भी हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके सारे प्रोजेक्ट इसमें अब रजिस्टर्ड किए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो एजेंट हैं, जो कि प्रॉपर्टी ब्रोकर्स हैं, वो इस संस्था के साथ
बाकायदा रजिस्टर्ड होते हैं और उन पर कुछ लायबिलिटीज भी होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में मोटा अनाज उत्पादन के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो पहला है कि देश के मिलेट उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी सर्वाधिक 28.6% है। ये बिल्कुल सही बात है। राज्य सरकार द्वारा मिड डे मील, इंदिरा रसोई व ICDS जैसी योजनाओं में मोटे अनाज को शामिल किया गया, ये भी सही है। वर्ष 2022-23 में मिलेट प्रोत्साहन मिशन शुरू किया गया, ये भी सही है। ज्वार के उत्पादन में राजस्थान पहले पायदान पर है, तो ये गलत है, क्योंकि ज्वार के उत्पादन में राजस्थान तीसरे पायदान पर है, जबकि पहले पायदान पर है बाजरे के उत्पादन में। तो चलिए इस डेटा पर भी हम थोड़ा नजर डाल लेते हैं। 2023 का जो साल है, इसको संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, जो कि भारत की पहल पर हुआ था। भारत पूरे विश्व में मोटे अनाज अर्थात जितने भी जो कोर्स सीरियल्स होते हैं उनके उत्पादन में पहले स्थान पर है। देश के मिलेट उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी सर्वाधिक 28.6% है। मिलेट की खेती भी हम 36% क्षेत्र पे करते हैं पूरे देश के क्षेत्रफल में। बाजरे का उत्पादन, बाजरे को हम श्री अन्न के नाम से अब जान रहे हैं, जो नया ब्रांड है वो श्री अन्न है। श्री अन्न के उत्पादन में हम 41.7% की हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि ज्वार में तीसरा। राज्य के जो दक्षिणी जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर और सिरोही, ये जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर सांवा, कांगनी, कोदो और कुटकी का भी उत्पादन किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं के बारे में, तो आप देख सकते हैं राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन की शुरुआत यहाँ पर की गई थी, और इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से जो हमारे कृषक, उद्यमी और स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको 100 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 40 करोड़ रुपए देने का प्रावधान भी किया गया है, ताकि इसको बढ़ावा दे सके। इसी तरह से हमारी विभिन्न योजनाओं में इस अनाज को शामिल किया गया है। उन्नत बीजों के रूप में बाजरा और ज्वार के बीज मिनी किट्स निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं, और एक मिलेट उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना आपके जोधपुर में की जा रही है। ठीक है, 5 करोड़ रुपए की लागत से, कहां पर? जोधपुर में। तो एक मिलेट उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित इसमें किया जाएगा। तो ये कुछ प्रयास है। तो आप ये प्रश्न इस साल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 बाजरा वर्ष है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में मोटे अनाजों के उत्पादन पर की गई पहलों पर चर्चा करें। तो यहाँ पर आपको 3-4 चीजें याद होनी चाहिए। अगर याद है तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले RS परीक्षा की तैयारी में प्रीवियस ईयर के पेपर्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और इसी क्रम में RS जंक्शन एप्लीकेशन पर जो कि आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां पर आप सभी के लिए RPSC के 2011 से लेकर 2022 तक के जितने भी आपके पेपर्स हैं उनको MCQ बेस्ड टेस्ट सीरीज के रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो 70 से भी ज़्यादा जो है पेपर्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स को इसमें कवर अप किया गया है, ताकि आपका जो राजस्थान का GK, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और इन सभी सब्जेक्ट से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उनको बेहतर तरीके से तैयार कर सके और टेस्ट दे करके जांच सकें। तो आप जरूर इसको दें, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लगभग 50% प्रश्न सीधे सीधे रिपीट होते हैं। तो आपकी तैयारी में ये काफ़ी बड़ा योगदान करने वाला है। तो ये कोर्स हमारी ऐप पर अवेलेबल है। फर्स्ट 50 कोड के साथ में आपको इसमें 25% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो आप सभी इसका लाभ ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रमंडल चैंपियन भारोत्तोलक खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो संजीता चानू, जो कि 2 बार के राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता है, उन पर अब डोपिंग के आरोप में प्रतिबंध लगा दिया गया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसको हम नाडा के नाम से जानते हैं, उसने ये प्रतिबंध लगाया है। दरअसल इनके परीक्षण में अभी हाल ही में जो पिछले साल नेशनल गेम्स हुए थे, वहां पर एनाबॉलिक स्टेरॉइड ड्रोस्टालोन मेटाबोलाइट जो है उसका प्रयोग करने के लिए इनको दोषी पाया गया था, और ये रजत पदक इसमें जीती थी, लेकिन वो रजत पदक भी इनसे छीन लिया गया। मणिपुर की रहने वाली चानू ने 2014 ग्लासगो में 48 किग्रा और 2018 की गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में 53 किग्रा में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा पर लगातार देश में काम चल रहा है, और इसी क्रम में केंद्र सरकार ने 500 गीगावाट के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक हर साल 50 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने की बात कही है। तो हाल ही में ये घोषणा की गई, जिसमें ये कहा गया कि केंद्र सरकार हर साल 50 गीगावाट की बोलियां आमंत्रित करेगी और पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स को लाएगी। दोस्तों COP26 जो कि ग्लासगो में आयोजित किया गया था, उसमें
भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन मतलब कोयले और बाकी ईंधन के अलावा जो ईंधन होता है जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु दोनों है, उसके माध्यम से 500 गीगावाट की बिजली क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। फरवरी 2023 तक भारत कुल मिलाकर के 169 गीगावाट मतलब 170 मान सकते हो आप, 170 गीगावाट के करीब जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। इसकी अगर हम विभाजन करें तो देख सकते हो आप लगभग 65 गीगावाट सौर ऊर्जा, 51 गीगावाट पन बिजली ऊर्जा हाइड्रोलिक जो एनर्जी होती है, 42 गीगावाट पवन ऊर्जा और 10 गीगावाट जैविक ऊर्जा इसमें सम्मिलित है। इनमें से 82 गीगावाट के कार्य विभिन्न चरणों में चल रहे हैं, जबकि 41 गीगावाट निविदा चरण में है और जल्दी ही इसे धरातल पर लाया जाएगा। स्टैंड अप इंडिया योजना अभी हाल ही में इसके 7 साल पूरे हुए, तो इससे जुड़ा कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई। 40,600 करोड़ के ऋण पिछले 7 वर्षों में इसमें दिए जा चुके हैं और SC, ST और महिला वर्ग के कम से कम एक व्यक्ति को प्रत्येक बैंक द्वारा हर साल लोन दिया जाए, इसकी बात इसमें कही गई है। तो 7 वर्षों में 1.8 लाख से अधिक महिला, SC और ST के उद्यमी जो हैं उनको इसमें ऋण मिला है। इसका उद्देश्य था कि जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाए। तो इन वर्गों के लोगों के लिए विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम, ग्रीनफील्ड किसको बोलते हैं? नया उद्यम, जबकि ब्राउनफील्ड क्या होता है? पुराने उद्यम को ही नवीनीकरण करना। तो ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू करने के लिए 10 लाख से लेकर 100 लाख रुपए तक का बैंक ऋण दिए जाने की बात इसमें कही गई है और इस योजना को अभी 2025 तक बढ़ा दिया गया है। देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक किस राज्य में शुरू किया गया? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन शुजालपुर के अंदर जो है आपके ह्यूमन कैपिटल बैंक की शुरुआत की गई है। इसे बैंकिंग कंसेप्ट पर तैयार किया गया, मतलब जिस प्रकार से बैंक में हमारे कैपिटल या मनी जमा होती है उसी तरह से यहाँ पर हमारे जो युवा हैं उनको स्किल्ड करके डिपॉजिट में रखा जाएगा और जब कभी उनके लिए कोई डिमांड होगी तो उन्हें तुरंत जो है गारंटीड जॉब भी मिल जाएगी। स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड के द्वारा इसको शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में और प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार की ग्रीन जॉब काउंसिल और हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट काउंसिल में MOU भी किया गया है। तो विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं उनसे जुड़े स्किल्स इनको दिए जाएंगे। तो यह है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। RS जंक्शन सदैव प्रतिबद्ध है आपको उत्कृष्ट मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए। RS जंक्शन की ऐप पर आपको ऐसे बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, खासकर करंट अफेयर्स के PDF और प्रीवियस ईयर के पेपर। जल्दी ही इकोनॉमिक रिव्यू पर भी हमारी एक सीरीज आने वाली है और उसके नोट्स और MCQs बेस्ड टेस्ट भी आपको मिलेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इसी तरह। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।